पुनः हम नए चर्चा के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। आप शीर्षक को देख के ही यदि वैश्विक घटनाक्रमों पर रुचि रखते होंगे तो समझ गए होंगे कि हम चर्चा करना क्या चाहते हैं। हमारा शीर्षक है हमास में हानिया युग का अंत। ना केवल गल्फ देशों, खाड़ी देशों को, अपितु विश्व राजनीति को एक प्रकार से विश्व राजनीति में उथल पुथल उत्पन्न करने वाले इस घटनाक्रम पर आज हम बिंदुवार नज़र डालेंगे, संक्षेप में नज़र डालेंगे। बात है चर्चा में क्यों, तो अभी हालिया घटनाक्रम के तहत ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन महोदय जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, उनके शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया को भी गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था। अब हमास का नाम हमने ले लिया तो आप समझ गए होंगे यह वही हमास है जिसका इजराइल के साथ काफ़ी दिनों से द्वंद्व चल रहा है गाजा पट्टी में। यह वही हमास है जिसने इजराइल में कुछ दिन पहले कत्ले आम मचाया था। और आप जानते हैं कि इजराइल एक ऐसा देश है जो कभी भी खुद के इतिहास को भूलता नहीं है। अब चर्चा में क्यों, कि चूंकि हम हानिया महोदय इजराइल में हुए व्यापक नरसंहार के पश्चात पहले से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के जो है रडार पर थे, और कहा जाता है कि व्यक्ति की महत्वाकांक्षा ही उसके पतन का कारण बनती है, और इनकी महत्वाकांक्षा भी कहीं न कहीं इनके पतन की वास्तव में कारण बनी। आप देख लीजिए कि ईरानी राष्ट्रपति नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पेजेश्कियन महोदय के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, गेस्ट के तौर पर इन्हें आमंत्रित किया गया, उसमें ये शरीक भी हुए। लेकिन मीडियाबाजी का शौक इन्हें इतना ज़्यादा चढ़ा कि ये खुद अपनी शहादत दे चुके हैं। इजरायली सरफेस टू एयर मिसाइल ने इनके लोकेशन को लॉक करते हुए इनके जीवन लीला का अंत कर दिया है। अब इस पर विभिन्न पक्षों के रुख अपने अपने उभर कर सामने आ रहे हैं। पहले हम बात कर लें विश्व राजनीति में सबसे पहले टांग अड़ाने वाले अमेरिका की। यहाँ भी अमेरिकी दोगलेपंथी स्पष्ट तौर पर खुलकर सामने आई है। सबसे पहले यह ज्ञातव्य होगा कि अमेरिका की कोई विदेश नीति नहीं है। उसकी विदेश नीति वही है जो उसके राष्ट्रीय हितों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाए। उसका स्वयं का हित ही उसके नीति का एक प्रमुख हिस्सा है। अमेरिका ने संबंधित घटनाक्रम पर अनजानी, एक प्रकार से देखा जाए अनजान होने का स्वयं का नाटक किया। जब अमेरिकी विदेश विभाग से पूछा गया कि भैया आप इस घटना को किस रूप में लेते हैं, उन्होंने कहा भाई संबंधित घटना की मुझे जानकारी है नहीं, इजराइल ने हमको जो है इसमें कोई जानकारी दी नहीं, हमको विश्वास में लिया नहीं, अब क्या हुआ है हम आगे नज़र रखेंगे। बड़ा बढ़िया तर्क है। हमारे लोग पन्नू को मारते भी नहीं हैं, उससे पहले ही आपकी खुफिया एजेंसियां पता लगा लेती हैं कि जायसवाल साहब पन्नू को मरवाने में संलिप्त थे, पन्नू की हत्या हो सकती है, और इजराइल ने इतना बड़ा कांड कर दिया, आपको जानकारी नहीं है। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि यदि इजराइल पे पलटवार हुआ, भले हमें विश्वास में नहीं लेंगे, हमको जानकारी नहीं है, लेकिन यदि इजराइल पे किसी प्रकार का पलटवार हुआ तो हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। तर्क आप दे रहे हैं कि चूंकि वह इजराइल का गुनहगार था, हानिया इजराइल में कत्ले आम का जिम्मेवार था। मान लेते हैं आपका तर्क सही है। फिर पन्नू क्या है, फिर निज्जर क्या है? क्या वो भारत में हजारों लोगों के कत्लेआम के गुनहगार नहीं हैं? 1984 में जिस संगठन के जो है आग में भारत की प्रधानमंत्री ने स्वयं की शहादत दिया हो, क्या वो उसको हल्के में भारत ले सकता है? क्या वो भारत का गुनहगार नहीं है? तो ये तो रही अमेरिकी दोगलापंथी। फिर बात आ जाती है कि भारत के भी एक प्रबुद्ध वर्ग की इसमें रहनुमाई देखने के लिए मिल रही है। भारत के भी एक प्रबुद्ध वर्ग का कहना है कि भाई देखिए,
जो इस्माइल हानिया हैं वो चूँकि ईरान के चीफ गेस्ट थे, और चीफ गेस्ट थे तो जाहिर सी बात है, जैसे भारतीय प्रधानमंत्री का भी अभी शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उन्होंने अपने पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्षों को उसमें आमंत्रित किया। अब मान लीजिए आप अपने घर पे ही किसी को अतिथि के तौर पर आमंत्रित कर रहे हैं और पड़ोस वाला आके उसको मार के चला जाए, तो जाहिर सी बात है कि आपकी उस पर एक जो है कहा जा सकता है कि एक जो है गंभीर प्रतिक्रिया ही होगी। आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और बर्दाश्त करने योग्य है भी नहीं, लेकिन दोनों पक्षों को हमें लेके चलना होगा। ठीक है, हानिया ईरान के गेस्ट थे, वो भी राष्ट्रपति के गेस्ट के तौर पर जो है प्रथम पंक्ति में उनको रखा गया। इजराइल के द्वारा ईरानी क्षेत्र में किया गया ऐसा कोई भी कृत्य न केवल ईरानी संप्रभुता के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, ईरानी प्रभुसत्ता पर एक संकट उत्पन्न करता है, अपितु कहीं न कहीं यह एक वैश्विक आचरण के नितांत विरुद्ध भी है। किंतु क्या किसी आतंकी संगठन के मुखिया को गेस्ट के तौर पर आमंत्रित करना वैश्विक देशों के आचरण को उचित ठहराया जा सकता है? क्या पाकिस्तान में हाफिज सईद जैसे लोगों को घूमना और उसके बाद कल को पाकिस्तान में कोई कार्यक्रम हो, हाफिज सईद को आप चीफ गेस्ट के तौर पे आमंत्रित कर लें, उनको गेस्ट के तौर पर आमंत्रित कर लें, क्या ये विश्व देशों के आचरण को उचित ठहराता है? बात आ जाती है रूस, चीन, टर्की, मलेशिया इत्यादि देशों की इस पर प्रतिक्रिया। रूस की प्रतिक्रिया आई है कि चूंकि ये ईरानी प्रभुसत्ता का घोर उल्लंघन है। चीन ने भी कुछ ऐसा ही नपातुला बयान दिया है। चीन ने भी ईरान के लिए एक प्रकार से घड़ियाली आंसू बहाए हैं। इसी में टर्की भी अच्छी खासी उछल कूद मचा रहा है। मलेशिया भी देख लेने की बात कर रहा है। लेकिन आप जियो पॉलिटिक्स को समझते होंगे तो आपको पता है कि बस ये केवल और केवल एक गीदड़ भभकियाँ भर हैं। विश्व राजनीति को समझने वाले इस चीज़ को बखूबी समझते हैं कि यह इजरायली प्रतिक्रिया नहीं है, अपितु यह इजरायल के कंधे पर बंदूक रख के वास्तव में अमेरिकी क्रियाकलाप है। और अमेरिका जब भी कोई विश्व राजनीति में कदम उठाता है तो नफ़ा और नुकसान को पहले तौल के ही उठाता है। अमेरिका को पता है कि रूस इस समय यूक्रेन से उलझा हुआ है। यदि रूस इस क्षेत्र में हाथ मटाने की कोशिश भी करे तो 2014 में अधिग्रहित किया गया क्रीमिया उसके हाथ से निकल जाने का भय होगा। पोलैंड उधर तलवार खड़ा है, फिनलैंड उधर जो है खड़ा है। तो इस प्रकार से रूस की ऐसी हैसियत वर्तमान में नहीं दिखाई दे रही है कि वह बहुत ज़्यादा ईरान का किसी भी जो है द्वंद्व में, किसी भी एक प्रकार से सैन्य कार्रवाई में मदद कर सके। रही बात चीन की, हम कर लें, जिसको अपनी सामरिक उसका बड़ा मान है। चीन की भी स्थिति ठीक कुछ इसी प्रकार है। भारतीय सीमा पर चीन के साथ तनातनी चल रही है, ताइवान के साथ चीन की तनातनी चल रही है, वियतनाम के साथ चीन की तनातनी चल रही है। इसलिए चीन भी उछल कूद बहुत ज़्यादा मचा ले, गीदड़ भभकियाँ दे दे, घड़ियाली आंसू बहा दे, लेकिन उसकी भी हैसियत नहीं है कि वह कभी भी प्रत्यक्ष तौर पर ईरान के किसी भी सामरिक कार्रवाई में ईरान का साथ दे सके। टर्की, आप जानते हैं कि नाटो के देश हैं और अमेरिका नाटो देशों का अगुआ है, सिरमौर है। और यदि अमेरिका किसी भी कार्रवाई में इजरायल के साथ खड़ा होगा तो नाटो के संविधान के अंतर्गत टर्की को भी अमेरिका के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अब टर्की के सामने चुनौतियां हैं, या तो वह नाटो का परित्याग करे और या तो अमेरिका का साथ दे। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि स्थितियां केवल और केवल बस गीदड़ भभकी तक सीमित रहेंगी। किसी ठोस पलटवार की उम्मीद नहीं की जा सकती। ईरान भी जानता है कि यदि हम कोई भी सामरिक कार्रवाई करेंगे तो ईरान जल उठेगा। अब बात करते हैं इस्लामिक देशों की प्रतिक्रिया की, तो मूलतः इस पर इस्लामिक देशों की भी प्रतिक्रियाएं अपनी अपनी आई हैं। उसमें मूलतः इस्लामिक देशों की 3 तर्क रखे गए हैं इस्लामिक देशों की तरफ से। पहला है इजरायली कब्जा अवैध। इस्लामिक देशों का मानना है कि इजरायल ने जिस भूभाग पर कब्जा करके एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर रखी है, कि इजरायल नामक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर रखी है, वह अवैध है। वह एक प्रकार से उसको वैधता नहीं दी जा सकती। यही कारण है कि तमाम अरब राष्ट्र, तमाम इस्लामिक राष्ट्र आज भी इजरायल को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता नहीं देते हैं। दूसरी चीज़, इजरायल की बर्बरता।
अरब देशों, इस्लामिक देशों का कहना है, अरब और इस्लामिक देशों का, कि यह इजराइल की जो कार्रवाई है वह शुरू से ही मुस्लिम राष्ट्रों के विरुद्ध, अपने पड़ोसी मुस्लिम राष्ट्रों के विरुद्ध अत्यंत बर्बर रही है, इसलिए इसकी निंदा की जानी चाहिए। इजराइल को एक प्रकार से युद्ध अपराधी घोषित किया जाना चाहिए और उनको दंडित किया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, आपकी तर्क ये भी सुनने योग्य है। और तीसरा है संबंधित भूक्षेत्र हेतु हमास के क्रियाकलाप जायज। इनका मानना है कि हमास जो भी क्रियाकलाप कर रहा है, जो भी मारकाट कर रहा है, जो भी खून खराबा कर रहा है, जो भी खून बहा रहा है, वह सब इसलिए जायज है क्योंकि उक्त भूभाग पर इजराइल का कब्जा अवैध है, क्योंकि यह कोई इजराइल की मातृभूमि नहीं है, इजराइल का यहाँ से कोई वास्ता नहीं रहा है। तो ये तो रही इस्लामिक राष्ट्रों की प्रतिक्रिया। अब थोड़ी सी हम लोग भी अपनी जो है चर्चा परिचर्चा उसमें कर लें। ये इस्लामिक राष्ट्रों की दोगलापंथी ना कहा जाए, कट्टर इस्लामवाद की जो पराकाष्ठा ना कही जाए तो क्या कही जाए। हर कोई देश, सबसे बड़ी समस्या है कि जियोपॉलिटिक्स में केवल और केवल अपने निहित स्वार्थों के आधार पर चर्चा परिचर्चा में भागीदारी कर रहा है। जब बात पाकिस्तान और कश्मीर मसले की आती है तो भारत के साथ अच्छे सुदृढ़ आर्थिक संबंध रखते हुए भी इस्लाम ओआईसी के 57 देश एक सुर में पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं। यदि हम मान लें कि इजराइल का वह मातृभूमि नहीं है, इजरायली कब्जा अवैध है, तो फिर पाकिस्तान का कब्जा, अफगानिस्तान का कब्जा, बांग्लादेश का कब्जा, म्यांमार का कब्जा, ये भी तो अवैध ही है। क्या इनका ये मातृभूमि रहा है? जिस कंधार को आज कंधार के नाम से आप पुकारते हैं, महाभारत में उसे गंधार के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश अभी नया नया बटा हुआ, पाकिस्तान अभी नया नया बटा हुआ है। तो क्या इस्लाम के जो लोग बैठ के आज इस्लामिक राष्ट्र बना के भारतीय भूभाग पर शासन कर रहे हैं, क्या उसको भी जो है इस्लाम के ओआईसी के सदस्य देश इस्लाम के जो है दुहाई देते हुए, इस्लामिक मूल्यों और मान्यताओं की यहाँ भी दुहाई देते हुए उसको अवैध ठहराएंगे, नाजायज ठहराएंगे? मुझे तो नहीं लगता। यदि इजराइल का कब्जा अवैध है तो जाहिर सी बात है इस कब्जे को भी न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। निष्कर्ष निकल के ये आता है कि जाहिर सी बात है यदि विश्व राजनीति को शांति की तरफ जाना है तो आपसी मुद्दों को सहमति के आधार पर कल के इतिहास के कुरेदते हुए हम उसको निपटा नहीं सकते हैं, अपितु वर्तमान के यथास्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें आपसे बातचीत, आपसी समन्वय, आपसी तालमेल के साथ ही चीज़ों को पे एक विचार करना होगा। अन्यथा संघर्ष न तो किसी समस्या का समाधान हुआ है न ही होगा। इसी के साथ हम इस चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।